पाकिस्तानी जिंदा अजीम इंसानों को याद नहीं रखते, बाद में पछताते हैं। ये मैं अक्सर आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ पर जो मुर्दों की कीमत है वो ज्यादा है जो दुनिया से चले गए हैं। हम उनकी अच्छी आखिरत की दुआ कर सकते हैं, तमन्ना कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो मज़ारों की तादाद है वो आपको ये बताएगी कि ये कौम जो चले गए हैं उनकी ज्यादा कदर करती है। अभी देखे ना, हर रोज गार्ड ऑफ ऑनर पेश हो रहा होता है मज़ार कैद पे, कोई ना कोई पहुंचा हुआ होता है। ये कौन से कायद हैं? ये वो कायद हैं जिनको उस दौर में ज़ियारत में मुंतकिल किया गया कि जहां पे आज भी कोई नहीं जाता, आज भी। यानी ये हुक्मरान जाते ना ज़ियारत की, अगर फिजा इतनी अच्छी थी तो। ये वो कायद आजम है, ये वो कायद आजम है जिनकी एम्बुलेंस खराब हुई थी। किसी फौजी सरबराह के बारे में सोच सकते हैं कि उनका जो पूरा मोटर केड होता है उसमें से कोई गाड़ी खराब हो जाए, 15-15 दफा उनकी चेकिंग होती है। यही हाल डॉक्टर इकबाल का है। किसी एक शेर का मतलब नहीं आता इशराफिया को, लेकिन वहां पे गार्ड्स की तब्दीली और हाय होए वहां भी जारी रहती है। ये हमारा मिजाज है। कौमों की पहचान उनके हीरोज और मोशनों से होती है। जिंदा कौमें अपने अजीम लोगों की कदर उनकी जिंदगी में करती हैं, उन्हें सराहती हैं और उनके काम को आगे बढ़ाती हैं। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में अक्सर उसके बरअक्स होता है। हम अपने मोहसिनों को जिंदगी में तनकीद, मुखालफत या बेइतनाई का सामना करवाते हैं, और जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं, तकारीब मुनक्किद करते हैं और सोशल मीडिया पर जज्बाती पैगामात लिखते हैं और ट्रकों के पीछे फटों पर उनकी तस्वीरें बनवाते हैं। जिन्ना साहब ने अपनी सेहत और सुकून कुर्बान करके एक आजाद वतन हासिल किया, मगर क्या में पाकिस्तान के बाद उन्हें शदीद बीमारी और तन्हाई का सामना करना पड़ा। यानी कर्नल इलाई बख्श लिखते हैं कि घंटों वो बंदा ज़ियारत में ऊपर वाले फ्लोर पर अकेला पड़ा रहता, अकेला लेटा रहता और कोई ना आता। सिर्फ एक वजूद ऐसा था जो उनके साथ चिमटा रहता, और वो वजूद था मिस फातिमा जना का। वो उनकी दिलजोई करती थी, वरना हर कोई दारुल हुकूमत कराची में मसरूफ था। कोई बाहर के मेहमान आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, जोहराने चल रहे हैं, इशाइये चल रहे हैं, तकरीब चल रही हैं, और वो शख्स टीबी से अकेले ज़ियारत में बेआबो ज्ञान जगह पर लड़ रहा था। जी, मगर क्या में पाकिस्तान के बाद उन्हें शदीद बीमारी और तन्हाई का सामना करना पड़ा। आज हम उन्हें बाबाए कौम कहते हैं, मगर उनके असूलों, दयानत, कानून की हुक्मरानी और इत्तेहाद पर अमल कम दिखाई देता है। इसी तरह शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को खुदी और बेदारी का पैगाम दिया, मगर उनकी जिंदगी मुश्किलात और बीमारी में गुजरी। आज उनके अशआर पढ़े जाते हैं, मगर उनके फिक्र को अमली जिंदगी में अपनाने की संजीदा कोशिश नजर नहीं आती। कहाँ इकबाल? मैंने आपको पहले बताया कि अगर इकबाल को किसी ने घोल कर पिया है तो वो ईरानी है, और उसका अमली मुजाहरा वो कर रहे हैं। साइंस के मैदान में डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल इनाम मिला, मगर मजहबी मुनाफरत की वजह से अपने मुल्क में उन्हें मुकम्मल कबूलियत न मिल सकी। इसी तरह नाकाबिल तस्खीर बनाने में मरकजी किरदार अदा किया
उन्हें कौमी हीरो कहा गया, मगर बाद के हालात में उन्हें तन्हाई और महदूद जिंदगी का सामना करना पड़ा। ये बात हो रही है डॉक्टर ए.क्यू. खान की। उनकी वफात के बाद कौम ने भरपूर खराज अकीदत पेश किया, मगर सवाल यह है कि क्या हमने उनकी जिंदगी में उन्हें वो इज्जत और सुकून दिया जिसके वो मुस्तहिक थे। अब मुकाबला करें इंडिया का। डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है जी, वो इंडिया के सदर बनते हैं। ये होता है खिदमत का सिला। इतनी बड़ी जमहूरियत का सदर बनाना। यहां पे सोहेल बड़ाइच लिखते हैं कि मैं उनके घर इंटरव्यू करने गया तो वहां पर सिक्योरिटी ने मना कर दिया। ए.क्यू. खान की बात हो रही है। फिर हम कोसार मार्केट आ गए कि किसी होटल ढाबे पर बैठते हैं, तो हमसे पहले तमाम होटल्स को अहकामात मिल चुके थे कि आपने इंटरव्यू नहीं होने देना। फिर एक फुटपाथ पे बैठ के, यूट्यूब पे मौजूद है, यूट्यूब पे वो पूरा इंटरव्यू मौजूद है, जब डॉक्टर ए.क्यू. खान फुटपाथ पे बैठे हैं और पीछे बंदे खड़े हैं, पीछे बंदे खड़े हैं ए.क्यू. खान के। और ये तो आपको याद ही होगा कि किस तरह टीवी पर आकर उनसे माफी मंगवाई गई। ये अब सबके सामने है जी। इंसानियत की खिदमत का जिक्र हो तो अब्दुस्तार ईदी का नाम सर फहरिस्त आता है। उन्होंने सादा जिंदगी गुजार कर लाखों लोगों की मदद की, मगर अपनी जिंदगी में उन्हें तनकीद और इल्जामात का सामना भी करना पड़ा। उनके इंतकाल के बाद पूरा मुल्क सोगवार हुआ, मगर उनके मिशन को उस जज्बे से आगे बढ़ाना ही असल खराज तहसीन है। सहाफत के मैदान में अरशद शरीफ की मिसाल भी हमारे सामने है। उन्होंने अपने पेशे के तकाज़ों के मुताबिक सवाल उठाए और तहकीकाती रिपोर्टिंग की। उन्हें दबाव, मुकदमात और जलावतनी और आखिरकार मौत का सामना करना पड़ा, और उनकी अलमनाक मौत ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। उनके बाद हर तरफ आजादी सहाफत की बात हुई, मगर सवाल यह है कि क्या हम अच्छे जिंदा सहाफियों को महफूज और बाइज्जत माहौल दे पा रहे हैं? सवाल तो यही है। अदब में सादत हसन मंटो ने मुआशरे की तल्ख सच्चाइयां बयान की, मगर उन पर मुकदमात कायम हुए और उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। आज वो उर्दू अदब के अजीम अफसाना निगार माने जाते हैं मरने के बाद। इन मिसालों से वाज़ेह होता है कि हमारा मसला सिर्फ अफराद का नहीं बल्कि इज्तिमाई रवैये का है। हम अक्सर इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त नहीं करते, कामयाबी को शक की नजर से देखते हैं और जिंदा लोगों की खिदमत को मामूली समझते हैं। जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने एक कीमती सरमाया खो दिया। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सोच बदलें, जिंदा शख्सियात की हौसला अफजाई करें, उनकी खिदमत को सराहें, उनके नजरियात को समझें और उन्हें अमली ताउन फराहम करें। निसाब, मीडिया और कौमी पॉलिसियों में ऐसे लोगों को जगह दी जाए जो उस वक्त मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। निसाब में डाला जाए, बच्चों के जहन में डाला जाए। मैंने आपको एक वाकया सुनाया था। नूरुद्दीन जंगी ने मदरसों में एक निसाब राइज करवाया जिसका ज्यादातर हिस्सा फलस्तीन पर मुश्तमिल था, बैतुल मुकद्दस पर मुश्तमिल था। छोटे छोटे बच्चे, उनके चेहरे सुर्ख हो जाते जब इस्हाजा उन्हें पढ़ाते कि एक हमारा किबला अव्वल है जो कुफार के कब्जे में है। उन्हीं मदरसों में नजमुद्दीन अयूब का बेटा मोहम्मद यूसुफ, जो बाद में सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से मशहूर हुए, उन्हीं मदरसों में पढ़ते थे और उनके ज़हन में बात बैठ गई। बाद में क्या हुआ आपने देखा। अब चीन का निज़ाम तालीम देख लें, आप यूरोप का निज़ाम तालीम देख लें,
यहां पे बच्चों के साथ इतना जुल्म किया जाता है कि बच्चों को पैम्पर किया जाता है। इतने लंबे चौड़े बच्चे 18 साल 20 साल, और उनकी आप केयर देखें, जो उनकी माएं करती हैं, जो उनके वालिदैन करते हैं, जो उनको पालते हैं। उनको कोई मुश्किल काम नहीं दिया जाता, कि उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जाती कि वो मुश्किल काम करें। ये सारी मेहरबानियां निसाब की हैं। डैड इज माई ATM। यहां पे फलसफा है कि जो मेरा बाप है वो मेरी ATM है। तो इन लोगों को निसाब में शामिल किया जाए, निसाब में, और एक एक लाइन नहीं कि एक एक लाइन लिख के और हक अदा हो गया जी। अगर हमने जिंदा हीरोज की कदर करना सीख लिया तो न सिर्फ उनका हौसला बढ़ेगा बल्कि नई नस्ल को भी मुस्बत मिसालें मिलेंगी। वरना हम हमेशा यही कहते रहेंगे कि हमने अपने अजीम इंसानों को वक्त पर पहचाना नहीं और बाद में पछताते रहे। तुम ऐसे ही याद करोगे कि एक शख्स इमरान अहमद खान न्याजी भी था और उसके कारनामे याद करोगे। मैंने आपको बताया कि 1992 के बाद बड़ी तगड़ी टीमें आई, बड़े जबरदस्त बॉलर आए, बड़े जबरदस्त बैट्समैन आए। किसी ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, किसी ने। करोड़पति हैं क्रिकेटर्स, किसी को शौकत खानम का ख्याल नहीं आया, किसी को नंबल यूनिवर्सिटी का ख्याल नहीं आया। एक एक घंटे के हजारों डॉलर लेते हैं ये आजकल भी। खेल नहीं रहे, ज्यादा पैसे कमा रहे हैं कमेंट्रियों से, लेकिन वो एक है। डर इस बात से लगता है कि आप लोग यही कहेंगे एक दिन कि एक था इमरान अहमद खान न्याजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आज 27 अप्रैल 2026 की तारीख है और एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है। पीर का दिन है, सोमवार का दिन है। यह हफ्ता एक बार फिर इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि आपने देखा कि अमेरिका में एक ड्रामा रचाया गया और जो है वो 6 गोलियां फायर की गई डोनाल्ड ट्रंप पे, जिसको खुद अमेरिकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं और जो है वो ड्रामा कह रहे हैं कि अपनी गिरती साख को बचाने के लिए और ईरान में जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी है उसको छुपाने के लिए ये फॉल्स फ्लैग जो है वो ऑपरेशन हुआ है। इसके क्या नतायज निकलेंगे ये देखना है। पाकिस्तान में 9 मई के जो नतायज निकले आपने देखे। इसमें इजराइल मुलविस हो सकता है या नहीं मुलविस हो सकता। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जिसने फायर किए उसका ताल्लुक डेमोक्रेट से है, उसकी हमदर्दियां डेमोक्रेट्स के साथ हैं। वो कमाला हैरिस को फंड भी कर चुका है उसकी सदारती कैंपेन में। बहरहाल देखना है कि ये आगे जो है वो क्या गुल खिलाता है ये वाकया। लेकिन तमाम जो बड़े तजिया निगार हैं वो इस बात पे मुतफिक हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरीके से अपनी गिरती हुई साख को बचाना चाहते हैं। जितने वो झूठ बोल चुके हैं, जितना वो कौम का नुकसान कर चुके हैं, आप अंदाजा करें। मैंने मेरे ख्याल है कल भी आपको बताया कि अमेरिका में इस वक्त 55% बालिग अफराद जो है वो कह रहे हैं कि इसको मुआखजा किया जाए, इसको इम्पीच किया जाए, इसको व्हाइट हाउस से निकाला जाए। तो ये सूरत हाल है डोनाल्ड ट्रंप की। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता है। ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो किस करवट बैठते हैं। अब्बास इराक़ची फिर इस्लामाबाद आए हैं, लेकिन उन्होंने 2 टोक अपने पैगामात दिए हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपने मुतालबात दिए हैं और उन्होंने जो यूरेनियम है या जो एटमी सलाहियत है उसको अपनी रेड लाइन करार दिया है। इससे पहले कि मैं दूसरी खबरों पर आऊं, बस एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है, लंबी चौड़ी रिक्वेस्ट नहीं करनी। वो ये कि जब वीडियो को क्लिक कर लिया करें, एक तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाया हुआ है ना, तो वहां ऑल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि वीडियो आ गई है, एक बात। और दूसरी बात ये कि चाहे 2 किस्तों में देखें, वीडियो को पूरा जो है ना वो वॉच करने की कोशिश किए करें। एक दफा वीडियो देखें,
آپ کو ویڈیو فضول لگے، بیکار لگے، میری شکل آپ کو جو ہے نا وہ اچھی نہ لگے، آپ پھر کبھی نہ دیکھیں، انسبسکرائب کر دیں۔ یوٹیوب جو ہے ویسے بھی وہ ڈشوں سے بھرا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ اور اتنے ذرائع والے لوگ اور اتنی کرسپی اور بریانی خبریں آپ کو مل جائیں گی، تو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں نا، کیونکہ میں نے بتایا کہ ڈیش بورڈ بتا دیتا ہے کہ لوگوں نے کتنے منٹ ویڈیو دیکھی ہے، تو اس میں جو ایوریج ویو ڈوریشن آتی ہے وہ 14 منٹ اور 13 منٹ کی آتی ہے، ویڈیو ہوتی ہے 31 منٹ کی، یعنی آدھی بھی نہیں دیکھی جاتی۔ تو یہ درخواست ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لیں، پھر انسبسکرائب کر کے بالکل فارغ ہو جائیں، اور اتنے زیادہ اور لوگ ہیں ہمارے سینئر ہیں، محترم ہیں، ان کو سنا کریں، صرف یہی درخواست ہے۔ اسرائیل کی ساری باتیں اپنی جگہ، اس نے کتنے مظالم ڈھائے، اس نے جو ہے نا وہ فلسطین میں نسل کشی کی، بچوں کو شہید کیا، وہاں پہ کرپشن کے مقدمات چل رہے ہیں بنجمن نیتن یاہو پہ، رشوت کے مقدمات چل رہے ہیں کہ اس نے رشوت لی، اس نے تحائف لیے، تو اس نے اب معافی کی درخواست لکھی پریزیڈنٹ آئزک کو، یعنی اسرائیل کا جو صدر ہے، پاکستان میں بھی یہ ہے کہ صدر معاف کر سکتا ہے مقدمات، تو جو پریزیڈنٹ آئزک ہیں انہوں نے وہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کو تسلیم کرو، لوگوں کے سامنے گناہوں کو تسلیم کرو، اس کے بعد اپنے اوپر فرد جرم لگواؤ، اس کے بعد سوچیں گے۔ ویسے بھی جو فلسطین کی عدالتیں ہیں ان کے اپنے اندر ان میں کافی تپڑ ہے، ان میں کنڈا ہے، وہ فیصلے کر دیتی ہیں، یہ بین الاقوامی طور پہ مشہور ہے۔ اگر آپ ادھر یا افریدی یا آپ ادھر امین الدین خان یا عامر فاروق ان کا مقابلہ کریں تو وہ بہت آگے ہیں، صہیونی عدالتیں بہت آگے ہیں، ان کو مذہب بھی اس بات کی جو ہے نا وہ تبلیغ کرتا ہے۔ تو صدر نے وہ درخواست مسترد کر دی ہے بنجمن نیتن یاہو کی، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کافی تنقید کی ہے صدر آئزک پہ۔ اس کے بعد جو دوسری خبر ہے، آج کل ایک لنڈے کا جو ہے وہ صحافی انہوں نے نکالا ہے دھو دھا کے چوزا، یہ ہے مزمل شاہ، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ڈی چوک میں بندے مر گئے ہیں تو جنرل پہلے بھی ایسا کرتے ہیں، کوئی پہلی دفعہ تھوڑی کیا ہے۔ یار یہ کہاں سے آتے ہیں لوگ، کیسے کر لیتے ہو آپ یہ پہلے بھی بندے مارے ہیں، تو یہ مر گئے ہیں تو کیا ہوا؟ آگے کہتے ہیں کہ آلودگی سے بھی اتنے بندے مار جاتے ہیں، دہشت گردی میں بھی اتنے بندے مار جاتے ہیں، یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے موقف دے رہے ہیں موصوف۔ اور یہ لوگ آج کل معاشرے کی، ابھی ہم شروع میں ابتدائی میں نصاب کی بات کر رہے تھے، یہ بچے سن رہے ہیں جنرل پہلے بھی بندے مار دیتے ہیں، بندوں کا مرنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کل پرسوں کہ یہ کائنات انسان کے سر پہ کھڑی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا ہے بال جبرائیل میں، اس کو شیطان اور جبرائیل کا مکالمہ ہو رہا ہے، تو شیطان کہتا ہے جبرائیل کو، شیطان میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، غور کرنا ہے، شیطان کہہ رہا ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، تانا دے رہا ہے جبرائیل کو کہ تمہارا کیا کام ہے، اللہ اللہ مجھے دیکھو، میں خدا کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہوں۔ ایک جگہ پہ ڈاکٹر صاحب بھی لکھتے ہیں اور جان ملٹن بھی لکھتے ہیں پیراڈائز لاسٹ والے، کہ شیطان کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں جہنم میں، یہ میری فیوریٹ لائن ہے ویسے کیونکہ میں نے پڑھا ہے، کہ بجائے اس کے کہ میں جہنم میں غلامی کروں، بجائے اس کے کہ میں جنت میں غلامی کروں، میں جہنم میں سرداری کو ترجیح دوں گا، سرداری کو، میں جہنم میں سردار ہوں گا۔ اب یہ شیطان کا چکر کیا ہے؟ شیطان کا چکر انسان کے ساتھ ہے، کائنات کا جو موٹو ہے، جو موڈ ہے، وہ انسان ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا نا، جب دو بھائی اس کو قتل کرنے لگے، میرا خیال ہے بدر تھی، دو بھائی اس کو قتل کرنے لگے، معاذ اور معوذ،
تو اس نے کہا کہ نیچے سے گردن کاٹنا، نیچے سے، جب پڑی ہو تو پتہ چلے کہ سردار کی گردن پڑی ہے۔ اب شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، تمہاری حیثیت کیا ہے مجھ سے پوچھو۔ کیونکہ پہلے دن دو پارٹیاں بن گئی تھیں، ایک رحمان کی اور ایک شیطان کی، وہی پارٹیاں جاری ہیں، ایک حق ہے ایک باطل ہے۔ یہ لوگ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اگر مار دیا گیا تو کیا ہوا، لوگ تو مرتے رہتے ہیں، لوگ تو مرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ نیا انہوں نے لانچ کیا ہے، یہ تسمے سے باندھ کر، بڑا عجیب و غریب سروے ہوا ہے اس پہ ٹویٹر پہ، اور بہت ہی عجیب، ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ سروے ہے کہ آپ لوگ کس کو ترجیح دیں گے، کس کو؟ دو نام ہیں، ایک اقرار الحسن اور ایک جواد احمد۔ پتہ کیا ہوا اس سروے کے ساتھ؟ ویوز تو 1,00,000 آ گئے، 1,00,000 ویوز آ گئے ہیں۔ انکیڈو ریبون کا سروے ہے۔ ووٹ 4 پڑے ہیں، 4 ووٹ پڑے ہیں کہ آپ کس کو کس پہ ترجیح دیں گے۔ 3 ووٹ پڑے ہیں کہ جواد احمد کے حق میں، اور 1 ووٹ پڑا اقرار کے حق میں کہ جی چلے ہم جو ہے وہ جواد کو، پاگل ہے جھلا ہے۔ یہ حیران کن سروے ٹویٹر کی تاریخ کا، 1,00,000 سے اوپر ویوز ہو گئے ہیں، 2,000 سے زیادہ کومنٹس ہو گئے ہیں، ووٹ 4 پڑے ہیں۔ میں نے بھی نہیں ڈالا، میرے سامنے بھی آیا ہے۔ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کس کو کس پہ ترجیح دوں، کیونکہ پروڈکٹس فوجی ہیں۔ وہ کل بھڑک پڑا ہے کراچی ایئرپورٹ پہ کہ جی وردی میں تم نے سیاسی بات کیسے کی، وردی میں عدت کیس، حاجرہ خان، ریحام خان، زنا، مانیکا، اون چودھری دلہ گواہ گئے۔ کتنا بڑا ہے وہ شخص، کیا چیز جنی ہے شوکت خانم نے، جتنا اس کا قد بڑا ہے، جتنا وہ خوبصورت ہے، جتنا وہ بانکا ہے، جتنا وہ سجیلا ہے، اسی طرح برداشت بھی ہے اس میں۔ کیا کیا نہیں کہا گیا، کیا کیا، اس سے تو پرواہ۔ کبھی گالی سنی عمران کے منہ سے، کبھی گالی سنی؟ یا ٹویٹر میں ٹویٹ کیا اس نے گالی دے کے؟ یہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا مقابلہ ہے۔ وردی میں اس نے سیاسی بات کیوں کہہ دی ہے ایف آئی اے کے اہلکار نے؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ ایف آئی اے کے اہلکار کے پاس ٹینک نہیں ہے، بندوقیں نہیں ہیں، توپیں نہیں ہیں، میزائل نہیں ہے، اس کی بات بری لگ گئی ہے۔ بعد میں ویڈیو پیغام میں کہتا ہے کہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، بار بار سفارش کر رہا ہوں، اس کو نوکری سے نہ نکالا جائے، نوکری سے۔ اصل میں یہ پیغام دے رہا ہے جنرل عاصم منیر کے لیے کہ ان کو نوکری سے نہ نکالا جائے، نوکری سے۔ انہوں نے الیکشن کھلی ولی کر دیا، 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، 28ویں ترمیم، عدلیہ تباہ، پارلیمنٹ تباہ، پارلیمنٹ سے بندے اٹھا لیے گئے، ہسپتالوں سے بندے اٹھا لیے گئے، 62,000 ایف آئی آریں درج ہو گئی، لوگوں کو گھسیٹا گیا۔ ان کی نوکری نہ جائے، ان کی نوکری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ بھی وردی میں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ڈی جی ایس پی آر یونیفارم میں سیاسی پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اب یہ سجاد انور ہے، یہ کیا کہتے ہیں، ان کی ذرا سنیں، یہ اس نوکری سے بات کر رہے ہیں۔ سجاد انور زبردست جو ہے وہ بندے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں یہ ماڈل فالو کر رہے ہیں رجب طیب اردوان کا، اور یہ ماڈل کر رہے ہیں ولادیمیر پوٹن کا۔
लेकिन सजाद अनवर कहते हैं कि फिर भी वहां पे एक वोटिंग सिस्टम है। तुर्की का तो वोटिंग सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, कोई इतना माड़ा नहीं है, फॉर्म 47 वाला नहीं है। ये आज से कुछ अर्सा पहले तेहरान का जो मेयरशिप थी, सॉरी अनकरा की, वो हार गई है, अर्दवान की पार्टी हार गई थी, वो अपोजिशन जीती है। वहां मेयरशिप का बहुत बड़ा इलेक्शन होता है और वो भी दारुल हुकूमत का, वो हार गए हैं। वहां वोटिंग ठीक होती है। चले प्यूटन के मामले में कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल प्यूटन भी अपनी कौम को अजीज हैं, कबूल हैं। तो सजाद अनवर कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर का जो मॉडल है वो रजब तैयब अर्दवान है और व्लादिमीर पुतिन है। तो इनकी नौकरी के लिए दुआ करें ना। असल में वो इनकी नौकरी के लिए, FIA का एक एहलकार उसने साथी को कह दिया कि इसका अंजाम भी जवाद अहमद जैसा होगा। इसमें इस शर से खैर क्या बरामद हुई है? खैर ये बरामद हुई है कि वर्दी अंडर डिस्कशन आ गई है, वर्दी पे बात हो रही है कि आप नहीं कर सकते सियासी बात। FIA वाले को भी नहीं करनी चाहिए थी। अगर FIA वाले को नहीं करनी चाहिए थी तो जर्नलों को करनी चाहिए वर्दी में। सवाल है ना, यानी शर से खैर बरामद हुआ है। पाकिस्तानी डिस्कस कर रहे हैं वर्दी को, अच्छा वहां पे इकरार कह रहे हैं मेरे टैक्स के पैसे, मेरे टैक्स की वर्दी। तो फौज की का कौन सी है? फौज की कौन सी है? ये क्यों दे रहे हैं IPPs को पेमेंटें? ये क्यों दे रहे हैं 10-10 हजार बिल बिजली के और गैस के? ये क्यों दे रहे हैं 400 रुपए का लीटर पेट्रोल? इन्हीं के लिए। 100% अभी तनख्वाहें बढ़ी हैं, 100% तनख्वाहें बढ़ी हैं। अर्तिश ईरानी फौज कहती है कि जब तक जंग है तनख्वाह नहीं लेंगे, इनकी 100% बढ़ी है। कुछ तो ख्याल होता है कौम का, यही कौम पाल रही है, यही कौम DHA 5 तक पहुंच चुके हैं, 1 2 3 4 5 तक मेरा ख्याल है पहुंच चुके हैं। 100 तक पहुंच रहे हैं, अभी तो 5 पहुंचे। बादशाह वाली गल्लां करने और हंसने हो तुसा। आप यानी खुशियां मनाओ, लोगों सिवाय इब्लीस के सारे खुशियां मना रहे हैं कि ये पाकिस्तान एक दिन सारा DHA बन जाएगा, 5 तक पहुंच गए हैं। हाँ, ये अलहदा बात है कि आप और हम उसमें नहीं होंगे। इस गल तो खुश नहीं हो कि तुझे DHA वाड़े सो ना, तुसा कौन हो सो, नहीं कौन हो सा। ये 2 खानदान होंगे, इनकी हराम पे पली हुई गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद, वो होगी और भाई लोग होंगे। और DHA जिन्हें नजर मारो, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जिन्हें देखो DHA, जिन्हें देखो DHA। तो उसको कहो ना। FIA के एहलकार को कह रहे हो मेरे टैक्सों की वर्दी, मेरे टैक्सों की नौकरी। और फिर बाद में वीडियो में कहता है मैंने बड़े लोगों से बात की है कि उसको नौकरी से न निकालें। नौकरी पता है स्क्रीट आउट है, निकाल देंगे मालिक आका कि हाउ डेयर यू, तुमने बात कैसे की है, कैसे तुमने बात की है। वो तो एक अराबी था ना जिसने खिताब के बेटे को लाजवाब कर दिया था। यहां कैसे तुम सवाल कर सकते हो? वो जान चिकजई कह रहा है कि फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि तारिक बिन ज़ियाद को क्रेडिट दें, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को क्रेडिट दें, वो बड़े हैं या जनरल साहब बड़े हैं। अब फिर लोगों का क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इनका? तो इकरार साहब सिफारिश करें, मिन्नतें करें कि जनरल आसिम मुनीर को नौकरी से न निकाला जाए। जनरल आसिम मुनीर वही कुछ कर रहे हैं जो FIA के एहलकार ने किया। और मैंने बताया कि अच्छी बात इसमें से ये निकली कि वर्दी डिस्कशन में है, वर्दी डिस्कस हो रही है। फिर कैद आजम के जो फरमान है वो वायरल हो रहे हैं। फिर जो काकूल का हलफ है वो वायरल हो रहा है कि सियासत में शिरकत नहीं करूंगा, सियासत में शरीक नहीं होऊंगा। इतने छोटे छोटे होटलों पे मैंने देखा है, नाई की दुकानों पे मैंने देखा, नाई की दुकानों पे कि सियासी गुफ्तगू से परहेज करे। नाई की दुकानों पे, छोटे छोटे होटलों पे मैंने देखा है। GHQ में नहीं लिखा हुआ, नाई की दुकान पे लिखा हुआ है, GHQ में नहीं लिखा हुआ।
کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں، وہ تو ہوتی سیاست ہے، اور کیا ہے 78 سال سے سیاست ہی ہے، سیاست ہے نا۔ تو یہ جو ہے ایک تو بڑا عجیب و غریب سروے ہوا ہے ٹویٹر پہ، دوسرا بار بار درخواست کی ہے جو ہے نا وہ اقرار، اصل میں وہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ نوکری سے نہ نکالا جائے، ایف آئی اے کے جو ہے نا اس کے بارے میں، اہلکار کے بارے میں نہیں کہہ رہے تھے۔ آخری خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فوراً سے پہلے اشتہاری بنے، یقین کریں اشتہاری بنے، کیونکہ اشتہاری بننے کے فائدے آپ کو بتا رہا ہوں، نصاب میں ڈالیں، بچوں کو بتائیں، خود یعنی جو خاص کر 75 سال کے بابے ہیں سننے والے، ان کا کوئی کام کار نہیں ہے، وہ اشتہاری بنے، کیونکہ چیئرز 77 کروڑ روپیہ ادا کیا گیا ہے اسحاق ڈار کو، 77 کروڑ روپیہ کس بات کا؟ جب وہ اشتہاری تھے۔ ہائے او پاکستانیوں، ہائے او پاکستان، میری جند میری جان جنرل عاصم منیر، میری جند میری جان جنرل عاصم منیر، میری جند میری جان جنرل عاصم منیر۔ وی کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 10 25 نوکر 10 کنیزاں کتھوں آئیاں؟ منو بھائی، احتساب دے چیف کمشنر صاحب بہادر، ویسے تانوں بھی پتہ تو ہونا ہے کیونکہ تساں بھی حرامی ہو۔ 20 کنالاں دی کوٹھی وچ 5 پجارو 40 کتے 25 نوکر 10 کنیزاں کتھوں آئیاں؟ میرے کو تو بل کو نہیں اس مہینے بجلی نہ دیونا۔ 77 کروڑ روپے سرکار تصدیق کر رہی ہے کہ ہم نے سارا بقایا جات جو اس کو لندن میں گالیاں ملی، جو لوگوں نے بغیرت کیا، جو لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، وہ ساری خدمات شامل کر کے اس اشتہاری اس کا سارا حساب کر کے 77 کروڑ روپیہ اسحاق ڈار کو ادا ہو گیا ہے۔ میری بزرگوں سے درخواست ہے کہ پانی والا پستول گھنو، اشتہاری ہو جاؤ اور 77 کروڑ نے مالک بن جاؤ۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔